नमः संस्कृताय। सभी संस्कृत मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है निरुक्त का। तो उससे पहले मैंने दो पार्ट अपने इस चैनल में मैंने डाल दिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है कृपया करके उनको देख लीजिए। अब है हमारा चार पाद, ठीक है, चार पद। यहाँ पे चार पद से तात्पर्य नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात से है। यह हमारे उत्तराखंड प्रवक्ता में निरुक्त से कुछ प्रश्न बनते हैं, तो उसी में से उन्होंने नाम का विचार पूछा है, आख्यात का विचार पूछा है, उपसर्ग और निपात इत्यादि का विचार पूछा है। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो पद चतुष्टयोद्देश कथनम तद्यानेतानि चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपाताश्च तानि तानि इमानि भवन्ति। ठीक है, तानि मानि भवन्ति, तानि इमानि भवन्ति। इमानि मतलब ये हैं। ततः ततः अब यहां पे देखो, तत् यानी लोके वेदे च प्रसिद्धानि चत्वारि चतुः संख्यकानि पदजातानि पदगणाः नाम आख्यात आख्यातम उपसर्ग उपसर्गानिपाताश्च तानि इमानि निघंटु संज्ञकानि भवन्ति। अब जो नाम आख्यात उपसर्ग निपात हैं ये क्या है? निघंटु संज्ञक है। इनको निघंटु कहते हैं, निघंटु नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो सकता है, प्रश्न बन सकता है कि निघंटु संज्ञक हैं कौन है? तो आपका नाम आख्यात, इस पंक्ति को जरूर याद रखिएगा। नाम आख्यात उपसर्गा निपाताश्च तानि इमानि निघंटु संज्ञकानि भवन्ति। इस पंक्ति को याद रखिएगा, ठीक है। कि जो नाम हो गया है, आख्यात हो गया, उपसर्ग हो गया है, निपात हो गया है, ये क्या है? निघंटु संज्ञक है, निघंटु, ठीक है। तत् तत् मतलब वह, निघंटुक संज्ञक क्या है? ये निघंटु संज्ञक क्या है? तो ये कहा है यानी एतानी, मतलब यानी एतानी मतलब जो ये चार पद जातियां हैं, दे रखा है ना, चत्वारी पद जातानी, तो चार जो पद जातियां हैं कौन से? नाम आख्यात उपसर्ग निपात, यही क्या है? निघंटु संज्ञक हैं। यहाँ पे इतना समझ में आ गया? यदि आ गया होगा तो आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख भी सकते हैं कि शब्दों के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है। तो नामाख्याते च उपसर्ग निपाताश्च, नाम आख्यात उपसर्ग और निपात, तानि इमानी, वे ही ये क्या है? निघंटु संज्ञक हैं। आगे देखिए, अब है नाम आख्यात तद लक्षणाधिकरणम, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उसको हम ठीक कर लेंगे, ठीक है। अब कहा है कि जो ये निघंटु हैं, अब उनका विवेचन करते हैं। तो सबसे पहले नाम का विवेचन करते हैं, उसके बाद आख्यात का, उसके बाद उपसर्ग का, उसके बाद निपात का करेंगे, ठीक है। तत्रेतन झामाख्यातयोर्लक्षणं प्रदिशन्ति भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि। तो भाव प्रधान जो है वो आख्यात है, ठीक है। अभी आ सकता है भाव प्रधानम किम या सत्व प्रधानानि कानि। तो भाव प्रधानम किम, तो भाव प्रधानम आख्यातम, सत्व प्रधानानि कानि, तो नामानि।
अब इनके अर्थ को जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रखा है। तो पहले हम नाम को जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, नाम को ही जानने चाहिए। नाम अर्थात संज्ञा। पहले हम संज्ञा को जानेंगे। संज्ञा सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं, या नाम को ही संज्ञा कहते हैं, ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो सत्व द्रव्य की प्रधानता जहाँ होती है उसे नाम कहा जाता है। तो सत्व प्रधानानि नामानि, कि जो सत्व अर्थात द्रव्य अर्थात पदार्थ। ठीक है, अब ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है थी। तो जो प्रधानता होती है, जिसमें होती है, उसे उसी को क्या कहते हैं, नाम कहते हैं। नाम क्या करता है, किसी शब्द को, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी स्थान को क्या करता है, निर्दिष्ट करता है, उसको पहचानने में। तो उसी को नाम कहते हैं। जहाँ सत्व अर्थात लिंग संज्ञा वचनादि जिसका अनुगमन करे, ऐसा सत्व द्रव्य प्रधान हो और क्रिया गौण हो, वहाँ नाम कहलाता है। जैसे पुरुषा, रमा, धनम इत्यादि। ठीक है, मैं ये अभी आपको बता रहा हूँ। अब भाव प्रधान आख्यातम क्या हुआ, कि जहाँ पे क्या होता है, भाव अर्थात क्रिया मुख्य है। ठीक है, जहाँ पर क्रिया मतलब भाव मतलब यहाँ पे तात्पर्य है क्रिया, भाव मतलब क्रिया। तो मुख्य जहाँ पे हो उसको आख्यात कहते हैं। भाव अर्थात क्रिया है मुख्य, जिसमें भाव प्रधानम आख्यातम का तात्पर्य क्या है, कि क्रिया है मुख्य जिसमें, इसका अर्थ बता रहा हूं, वह आख्यात होता है। जैसे पचती, ये पचती, दूसरा भुंगते, गच्छति इत्यादि, ये क्या है, आख्यात हैं। भाव मतलब क्रिया का भाव। जब हम क्रिया करते हैं तो एक क्या होती है, एक प्रमुख क्रिया होती है और दूसरी उसी क्रिया की सहायक क्रियाएं होती हैं। तब क्या होती है, एक प्रमुख क्रिया होती है। आप विद्यालय जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहा रामः विद्यालयम गच्छति। अब राम जब विद्यालय जाता, उससे पहले जितनी भी क्रियाएं वो करता है ना, उनको ही हम उपक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, या सहायक क्रियाएं कहते हैं, या अवान्तर क्रियाएं भी उनको कहते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए फिर, अब यहाँ पे मैंने इसका तात्पर्य समझा दिया है, इन दोनों का ही आपको, क्रिया और इस सत्व प्रधान का। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, तो आगे चलें। ये मैं इसको भी एक बार बता देता हूँ कि तत्र मतलब शब्दों की उन चार जातियों वर्गों में जिनका अभी निघंटु नाम भी कहा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, तत्र मतलब उन शब्दों, मतलब उन जातियों वर्गों में जिनका अभी निघंटु नाम भी कहा गया है। नामाख्यातयोः, नाम और आख्यात का एतत् लक्षणम प्रदिशन्ति, यह लक्षण कहते हैं। भाव प्रधान, भाव प्रधानम मतलब भाव मतलब क्रिया है मुख्य, जिसमें वह आख्यातम आख्यात है। ठीक है, भाव प्रधान मतलब क्या होता है, क्रिया का भाव, क्रिया करते समय जो क्रिया प्रक्रिया हो रही है, वो भाव, उससे तात्पर्य है। ठीक है, तो उसमें क्रियाएं भी आ जाती है। ये नहीं कि मैं क्रिया नहीं कर रहा हूँ, कि जब हम क्रिया कर रहे हैं तो जो क्रिया हो रही है उस भाव को आख्यात कहते हैं। सत्व सत्व प्रधानानि नामानि, तो सत्व मतलब द्रव्य है प्रधान, जिसमें वे नाम कहलाते हैं। इसका तात्पर्य है कि जहाँ क्रिया प्रधान हो और
कारकादि गौण हो वह आख्यात है। ठीक है, जहाँ क्रिया क्या प्रधान होती है और कारक आदि क्या तो गौण हो जाती है, वहाँ आख्यात है। ये प्रश्न भी बन सकता है, यत्र क्रिया प्रधानेन प्रधान रूपेण तिष्ठति किंतु कारकादि गौण रूपेण भवन्ति तत् किम तत् आख्यातम। इस प्रकार से पूछ सकते हैं, यह सत जहाँ सत्व अर्थात लिंग संज्ञा वचनादि जिसका अनुगमन करे ऐसा सत्व द्रव्य प्रधान हो और क्रिया गौण हो वह क्या होता है, नाम कहलाता है। जैसे राम विद्यालय गच्छति, तो यहाँ पे राम क्या प्रधान रूप से है, क्योंकि राम के द्वारा क्या हो रही क्रिया हो रही है। ठीक है, लेकिन क्या होती कहीं पे क्रिया प्रधान होती है और चीज़ें क्या हो जाती गौण हो जाती हैं, कारक आदि क्या हो जाती गौण हो जाती है, वहाँ पे आख्यात होता है। भाई ये याद रखिएगा। ठीक है, आख्यात जैसे पचति भूंगते आदि और नाम जैसे पुरुषा रमा धनम आदि। अब यहाँ पे आता है तद यत्रेभे भाव प्रधाने भवतः। ठीक है, तद यत्राभे भाव प्रधाने भवतः, अभी जरूरी समझना है यहाँ पे। इसका मैं थोड़ा आपको हल्का ये बता देता हूँ पहले। तद यत्र यत्रोभे भाव प्रधाने भवता का मतलब हो गए और जहाँ दोनों, उभे यत्र उभे यत्रोभे के, तद मतलब यहाँ से और है जहाँ यत्रोभे यत्र उभे, जहाँ ये दोनों आती हैं, नाम और आख्यात आते हैं, कि जहाँ दोनों आते हैं, जहाँ होते हैं या आते हैं। जैसे देवदत्ता पचति, राम राम गच्छति, वहाँ उन दोनों में भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान, भाव और क्रिया ही प्रधान होती हैं। ठीक है, उन दोनों में भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। तो भाव प्रधाने भाव प्रधानम ययो ते, मतलब भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। आया समझ में? क्या होता है कि जहाँ पर नाम आया है और क्रिया भी आई है, आख्यात भी आया है, तो वहाँ पे प्रधान क्या होता है, तो भाव प्रधाने भवतः, कि भाव अर्थात क्रिया ही प्रधान होती है। आ सकता है कि जहाँ पर दोनों ही आए, नाम भी आए आख्यात भी आए, वहाँ पर प्रधान क्या होता है, तो भाव प्रधान होता है अर्थात क्रिया प्रधान होती है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये दे रखा है यहाँ पे, लेकिन हम आगे नीचे चलेंगे कि तद यत्र, और जहाँ उभय भवतः दोनों नाम और आख्यात होते हैं। ठीक है, जैसे देवदत्ता पचति आदि वाक्य में जहाँ उन दोनों में भाव प्रदाने भाव प्रधानम यो होते, भाव अर्थात क्रिया ही प्रदान होती है। ये मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो वाक्य में क्रिया ही क्या होती है, प्रधान होती है। चिकीर्षता होने से अर्थात नाम तो उस क्रिया के अंगभूत हैं, नाम तो क्या है उस क्रिया के अंगभूत हैं, उस क्रिया के संपादनार्थ हैं की तो जाती हैं। यहाँ पे कुछ छूट गया है। ठीक है, उस क्रिया के क्या होते हैं, संपादनार्थक होते हैं, उस क्रिया को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। इतना समझ में आ गया? यहाँ पे कुछ छूट रखा है, इसको रहने दीजिए। बस इतना समझ लीजिए कि जहाँ पर दोनों ही आते हैं वहाँ पे क्या भाव अर्थात क्रिया प्रधान होती है। अब आए नेक्स्ट उसमें। ठीक है, भाववाचक दर्शन कि क्या है कि पूर्वापरिभूतम भावम आख्याते न आचष्टे व्रजति पचति इति उपक्रम प्रभृति अपवर्ग पर्यंतम, कि पचति इति उपकर्म प्रभृति
अपवर्ग पर्यंतम, कि क्रिया मतलब आख्यात उस भाव को बताती है जो कर्मबद्ध तरीके से होता है। क्रिया क्या है? उस भाव को बताती, उस आख्यात को बताती है जो क्या होती, कर्मबद्ध तरीके से होता है। उदाहरण के लिए आप खाना खाते हो, तो आप खाना खाने से पहले जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं ना, वो कर्मबद्ध होती है। आप स्कूल से आए, ठीक है, आपने हाथ हूथ धोए, थाली लगाई, ठीक है, थाली को धोया, फिर हाथ धोए, थाली को लगाया, फिर थाली में चावल डाले, दाल डाली, फिर आपने हाथ से खाया, ठीक है। तो खाने तक जो क्रियाएं उसके अंतर्गत आती हैं, वो भी उसी भाव से जानी जाएंगी, अर्थात आख्यात से ही जानी जाएंगी। देखो, सला अर्थ यह है कि एक क्रिया आख्यात मतलब उस भाव को बताती है जो क्रमबद्ध तरीके से होता है, यानी शुरू होने मतलब उपक्रम से लेकर समाप्त होने अर्थात अपवर्ग तक की पूरी क्रिया, जैसे व्रजति जाता है या पचती पकाता है। मतलब पूर्वापरिभूता मतलब कोई भी काम एक झटके में नहीं होता है ना, ऊपर है पूर्वापरिभूतम मतलब कोई भी क्या काम क्या है एक झटके में नहीं होता, उसमें पहले और बाद का एक क्रम होता है। उदाहरण के लिए खाना पकाने में पहले बर्तन धोना, फिर आग जलाना, फिर चावल डालना, इन सब छोटी छोटी क्रियाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, पकाना कहते हैं। यहाँ पे ये पूरा देख रहे हैं आप। अब है उपक्रम प्रवृत्तिया अपवर्ग पर्यंतम, कि उपक्रम मतलब शुरुआत, अपवर्ग मतलब समाप्ति। तो जब हम कहते हैं वह जा रहा है, तो इसमें घर से निकलने से लेकर मंजिल तक पहुंचने तक की सारी छोटी गतिविधियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए देवदत्त लवपुरम व्रजति, कि जो देवदत्त है वो लाहौर जा रहा है, जाता है। उदाहरण दिया गया है। जब हम कहते हैं कि वह जा रहा है व्रजति, तो इस एक शब्द के अंदर बहुत सारी अवान्तर क्रियाएं छिपी होती हैं। जूते पहनना, एक पैर के बाद दूसरा पैर आगे बढ़ाना, रास्ते में कहीं बैठना उठना या भोजन करना इत्यादि, ये सारी अलग अलग क्रियाएं मिलकर एक अखंड क्रिया बन जाती है या जाना बनती है, अखंड क्रिया बनती है, ठीक है। जाना एक क्रिया है ना, अखंड क्रिया मतलब जाना जो क्रिया है वो बनती है। तो यह हमें समझाता है कि व्याकरण में आख्यात केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि वह एक प्रक्रिया है जिसमें शुरुआत से लेकर अंत तक होने वाली सभी गतिविधियों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। ये तात्पर्य है, ठीक है। भाववाचक दर्शन का तात्पर्य क्या है? यही है कि उस क्रिया में अवान्तर क्रियाएं भी जुड़ी होती हैं। सिर्फ ये नहीं जाता है बस हो गया, जाता क्रिया के अंतर्गत कितनी क्रियाएं हो रही हैं, उस क्रिया को करने में कितनी सहायक क्रियाएं हो रही हैं। क्रिया हमेशा गतिशील होती है और वह समय के साथ क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, ठीक है। आगे देखिए, अब एक और है, मूर्तम सत्वभूतम सत्वानामभिर्व्रज्या पंक्ति इति। मूर्तम सत्वभूतम, अब कहा कि ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्रिया भी नाम के रूप में प्रयोग होती है, ठीक है। क्रिया भी क्या हो सकती है, नाम के उसमें प्रयोग हो सकती है। नाम के सिर्फ आख्यात में ही नहीं, नाम के उसमें भी होते हैं, लेकिन ये आख्यात का अपवाद हो जाता है। फिर जैसे जहां भाव अपना रूप बदलकर सत्व की तरह व्यवहार करने लगता है, मूर्तम सत्वभूतम सत्वानामभि वृज्या पंक्ति इति, कि जहां भाव मतलब क्रिया अपना रूप बदलकर सत्व की तरह व्यवहार करने लगता है, अर्थात नाम के रूप में व्यवहार करने लगता है,
सरल शब्दों में यह बताता है कि कैसे एक काम मतलब वर्ब अर्थात क्रिया व्याकरण में एक वस्तु या संज्ञा बन जाता है। तो सिद्धांत क्या है? मूर्तम सत्वभूतम, ये सिद्धांत है। मुख्य सिद्धांत क्या है? मूर्तम सत्वभूतम, मतलब जब क्रिया स्थिर हो जाए। संस्कृत व्याकरण का एक नियम है कि कृदभि हितो भावो द्रव्यवत प्रकाशते। इसका अर्थ है कि जब किसी क्रिया या भाव को कृदंत प्रत्यय लगाकर कहा जाता है तो वह किसी द्रव्य अर्थात वस्तु की तरह दिखने लगती है। सत्वभूत मतलब संज्ञा जैसा रूप। कभी कभी वही भाव अर्थात क्रिया मूर्त रूप धारण कर लेती है। क्या कर धारण कर लेती है? मूर्त रूप धारण कर लेती है। सत्व अर्थात द्रव्य अर्थात संज्ञा की शक्ल में आ जाती है। स्वत्वनामाभिः, सत्व नामभिः, नामों द्वारा व्यवहार। जब क्रिया संज्ञा बन जाती है तो उसमें लिंग, संख्या और वचन जुड़ जाते हैं। तो क्रिया जैसे पचति में लिंग नहीं होता, लेकिन वह क्या हो जाती है? संज्ञा जैसे पंक्ति ही बनती है तो उसका लिंग निर्धारित हो जाता है। मैं पचति कहूँगा, मैं कहूँगा पचति क्या है? सिर्फ मैंने इतना कहा पचति। कमेंट करके जरूर बताइएगा पचति क्या है। पुरुष पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नहीं नपुंसक लिंग में आता है? क्रिया नहीं आती। क्रिया का निर्धारण ना किसके द्वारा होता है? कर्ता के द्वारा। जब कर्ता काम करता है, जो कर्ता काम करता है उसके ही अनुसार क्रिया का भी निर्धारण होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगी, कर्ता नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग होगी। निर्धारण किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार। उसका अपने स्वयं का एक क्या होता है? पहचान नहीं होती है। ठीक है, अर्थ पहचान किसमें? लिंग के अर्थ ये लिंग के उसमें। लेकिन जब वो क्या बनता है? एक संज्ञा शब्द बनता है तो उसमें क्या आ जाती है? उसका लिंग निर्धारण हो जाता है, उसकी संख्या, उसका वचन निर्धारण हो जाता है। जैसे व्रज्य और पंक्ति ही, तो व्रज्य इसका मूल अर्थात जाना, व्रजनम है। वैसे तो यह एक क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ यह एक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो रही है। तो पंक्ति ही इसका मूल अर्थ क्या है? पकाना, पचनम। तो पचती कहना क्रिया है, लेकिन पंक्ति ही पाक कहना उसे एक वस्तु या नाम की तरह प्रस्तुत करना है। ये क्या है? आख्यात का अपवाद है। तो आख्यात का अपवाद है, नियम के अनुसार क्रिया को आख्यात श्रेणी में होना चाहिए, लेकिन ये शब्द व्रज्य, पंक्ति आदि आख्यात के लक्षण को छोड़कर नाम की श्रेणी में आ जाते हैं। इसे एक सरल तुलना से समझे। स्थिति मतलब क्रिया अर्थात भाव आख्यात, उसका रूप क्या है? संज्ञा सत्व नाम। जैसे स्थिति प्रकृति, क्रिया गतिशील, काम हो रहा है। अब संज्ञा सत्व नाम में आ गया है हमारा स्थिर, काम को एक नाम दिया गया है। उदाहरण वह पका रहा है, पचती। ठीक है, उसकी पकाई मतलब पंक्ति अच्छी है। इसमें लिंग वचन मुख्य नहीं होते, इसमें लिंग, संख्या और विभक्ति होती है। ठीक है, विशेषता इसमें क्या है? लिंग वचन मुख्य नहीं होते। किसमें? पचती। और इसमें क्या है? लिंग, संख्या और विभक्ति हो गई है। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये एक वो है कैसे, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, तो ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। ठीक है, ऐसे। तो गतिशील मतलब काम हो रहा है, स्थिर अर्थात काम को एक नाम दिया गया है। जैसे वह पका रहा है मतलब पचती, उसकी पकाई मतलब पंक्ति अच्छी है। तो इसमें लिंग वचन मुख्य नहीं है। किसमें? पचती में। पंक्ति में क्या होगा? इसमें लिंग, संख्या और विभक्ति होती है। तो यह पैराग्राफ समझाता है कि भाषा में जब हम किसी प्रक्रिया को एक नाम दे देते हैं तो वह व्याकरण की दृष्टि से क्रिया न रहकर संज्ञा बन जाती है। और यही क्या है? आख्यात का अपवाद है। ये मूर्तम सत्वभूतम सत्वनामाभिः सत्वनामभिः व्रज्या पंक्ति इति।
ठीक है, आ सकता है इसमें मूर्त स्वत्व भूतम किम। ठीक है, क्या होता है जब क्रिया क्या होता है स्थिर हो जाती है, या क्रिया जब सत्व बन जाती है, उसी को मूर्तम सत्व भूतम कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे जो मैंने उदाहरण दिए हैं आप उनको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं आएगा दोबारा बताऊंगा, क्योंकि यह विषय थोड़ा जटिल विषय है। इसको एक बार और समझा सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मिस्टेक है मिस्टेक देख लेना, क्योंकि कॉपी कर रखा है। ठीक है,